बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर जो है बहस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक बेसिकली इनकम टैक्स में से है और इस टॉपिक का नाम है प्रोविडेंट फंड। ठीक है, अक्सर बच्चे इस टॉपिक में इस जो है कैलकुलेशन में मुश्किल का शिकार हो जाते हैं कि प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशन को कैसे किया जाए। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे, पहले हम समझेंगे कि प्रोविडेंट फंड क्या चीज़ है। ठीक है जी, ये किस तरह से बनता है। ठीक है, और इनकम टैक्स के बुक के अंदर इसका न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट में हम लोग किस तरह इसको एड्रेस करेंगे। प्रैक्टिकली भी अगर ये सवाल आता है पेपर में तो आप इसको अच्छे तरीके से इंशाल्लाह अटेम्प्ट कर लेंगे, अगर आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से सुन लेंगे तो। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। प्रोविडेंट फंड बेसिकली हमारे पास क्या चीज है, जिसको बेसिकली ये जो जिस नेम से फेमस है वो नाम है इसका पीएफ। हम इसको अक्सर जो है वो पीएफ के नाम से लिखते हैं। पीएफ स्टैंड फॉर प्रोविडेंट फंड। ठीक है जी, प्रोविडेंट फंड हमारे पास बेसिकली प्रोविडेंट फंड हमारे पास एक ऐसा फंड है, एक ऐसा बेनिफिट है जो कि प्योरली फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए इस फंड को तैयार करती है। ठीक है, अब इस फंड को जो है वो इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली प्रोविडेंट फंड जो है ये एक ऐसा फंड है जिसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन होती है बोथ साइड्स, यानी कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय होता है दोनों इक्वल अमाउंट से कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि अगर मैं इस फंड की बात करूं पीएफ की, ठीक है, तो इसके अंदर जो है बेसिकली दो पर्सन की जो है कंट्रीब्यूशन होती है। एक होता है हमारे पास एम्प्लॉयर और दूसरा होता है जी हमारे पास एम्प्लॉय। ये दोनों मिला के इस फंड को तैयार करते हैं। और ये बात ध्यान में रखें कि इस फंड की खूबी यह है कि इसमें दोनों इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी अगर 1 रुपया इसने ऐड किया तो 1 रुपया कौन करेगा, ये ऐड करेगा। अगर 100 रुपया इसने ऐड किया तो 100 रुपया ये ऐड करेगा। यानी 100 पीस ये डाला तो 100 ये ऐड करेगा। प्लस सिर्फ यहां गेम नहीं रुकती, जो एम्प्लॉयर होता है इसके अंदर इस फंड के एक्यूमुलेट बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट भी ऐड करता है। यानी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन जो होगी, लेट्स सपोज फर्स्ट कर लेते हैं कि एम्प्लॉयर जो है 100 ऐड कर रहा है, एम्प्लॉय भी 100 ऐड कर रहा है, तो इसका टोटल बैलेंस हो गया हमारे पास कितना 200। आपका जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर जो है इस फंड के ऊपर प्लस इंटरेस्ट भी ऐड करवाता है और एक खास रेट परसेंटेज के हिसाब से। वो परसेंटेज कितनी होगी, वो हर कंपनी की अपनी अपनी परसेंटेज होती है, वेरिएशन पे डिपेंड करता है। जो कंपनी को सूटेबल हो वो अपने अकॉर्डिंगली इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा फंड जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय इक्वल अमाउंट से कंट्रीब्यूट करें, प्लस एम्प्लॉयर जो है एक्यूमुलेट बैलेंस के ऊपर एक स्पेसिफिक रेट से इंटरेस्ट भी इस फंड में ऐड करवाता है। ठीक है, ये फंड एक्यूमुलेट होता रहता है, एनुअल बेसिस पे चलता रहता है। जब रिटायरमेंट का वक्त आता है तो ये सारे का सारा फंड एम्प्लॉय को हैंड ओवर कर दिया जाता है और कहा जाता है नहीं सर अब इसको जाके आप एंजॉय करें। बात समझ आई? तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोविडेंट फंड एक ऐसा बेनिफिट है जो कि प्योरली फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय बनाया जाता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की इक्वल कंट्रीब्यूशन होती है, प्लस एम्प्लॉयर आल्सो कंट्रीब्यूट ऑन एक्यूमुलेटेड बैलेंस एट द रेट ऑफ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल। ठीक है जी, उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर रिटायरमेंट सच पेमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय। ठीक है, तो एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, आपने ऐसे ही इसका जो है ओवरव्यू देना है, ऐसे ही इसका इंट्रोडक्शन करना है, यानी कि इसका ओपनिंग जो है आप ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है जी, आप लिखेंगे कि प्रोविडेंट फंड एक एम्प्लॉय जो है वो बेनिफिट होता है, इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की इक्वल कंट्रीब्यूशन होती है, प्लस एम्प्लॉयर को स्पेसिफिक रेट से कंट्रीब्यूशन भी करता है, और जब आफ्टर रिटायरमेंट जो है ये सारे का सारा फंड जो है एम्प्लॉय को हैंड ओवर कर दिया जाता है। ये इंट्रो इसका हो जाएगा। जब इंट्रो लिख लेंगे उसके बाद फिर बेटा आप इसका फर्दर जो है वो बताएंगे ये क्या चीज है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके टाइप्स कितनी है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, मूव ऑन करते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट जो सिस्टम है मेरे पास प्रोविडेंट फंड की जो है ये वर्किंग, तो आपको स्टार्टिंग में इसका ओवरव्यू बेस तो समझ आ गया। अब मैं इसकी जो है आप लोगों को बताता हूं कि इसकी टाइप्स कितनी है। प्रोविडेंट फंड की अगर कोई आपसे पूछे कि सर कितनी टाइप्स है, टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड, ठीक है जी, कितनी टाइप्स के प्रोविडेंट फंड होते हैं। नंबर 1 हमारे पास आता है बेटा
गवर्नमेंट पीएफ, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। नंबर 2 रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। नंबर 3 अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। यानी कि मेरे पास 3 कैटेगरी के जो है वो प्रोविडेंट फंड है बेटा, ये दस देना, रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड, ठीक है जी, और उसके बाद जो है गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। ये 3 कैटेगरी है, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड। हम वन बाय वन तीनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं जी इसको, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने इंट्रो देने के बाद इसी तरह से हमें टाइप्स लिखनी है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड, और हर टाइप को आपने ऐसे ही एक्सप्लेन करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। इससे आपके थ्योरेटिकल पोर्शन भी, आप इसको क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है आप लोग इसको फर्दर जो है अपने न्यूमेरिकली भी इसको एड्रेस कर सकेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं जी गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की। कैसे लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, मैं सारा आपको गाइड करता जा रहा हूं, ठीक है जी। तो सबसे पहले बात हो रही है हमारे पास, अगर हमारे पास पेपर में हमने इसको अटेम्प्ट करना है गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड को किस तरह से लिखना है, ठीक है जी। इसको समझिएगा, जो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है, ठीक है जी, उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। सर गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड हो या रिकॉग्नाइज हो या अनरिकॉग्नाइज हो, आपने इसके अंदर जो है 4 स्टेप्स बना देने हैं। क्या बनाने हैं? 4 स्टेप्स, ठीक है जी। अब 4 स्टेप को कौन कौन से हैं इसको सुन लीजिए। सबसे पहला स्टेप आपने इसके अंदर बनाना है, पहले तो आप इसका गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड का इंट्रो देंगे, ओवरव्यू देंगे कि गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड एक ऐसा प्रोविडेंट फंड होता है जो डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है अपने एम्प्लॉइज के बेनिफिट, ठीक है जी। तो ये गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड हो गया। देयर आर 4 फेजेस और गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, ठीक है जी। गवर्नमेंट फंड के लिए 4 फेजेस हैं, यही 4 फेजेस दोनों में भी आने हैं, रिकॉग्नाइज में भी और अनरिकॉग्नाइज में भी, ठीक है जी। अच्छा, पहला फेज क्या होगा इसका? नंबर 1 फेज है बेटा एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन यानी कि जो एम्प्लॉय है वो इस फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। ये तो मुझे पहले ही पता है कि कैसे वो कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद है जी मेरे पास एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, तीसरा इंटरेस्ट ऑन इक्विवेलेंट बैलेंस, और 4th वन है जी हमारे पास रिसीट ऑफ प्रोविडेंट फंड, यानी कि जो मिलेगा बैलेंस, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में आप लोगों ने इन चारों स्टेप्स को किस तरह से एक्सप्लेन करा। वो सुन लीजिएगा, जो मैं ये बातें यहाँ पे लिखने लगा हूं मैं बता दूंगा कौन सी वही सेम स्टेटमेंट जो है रिकॉग्नाइज के अंदर और अनरिकॉग्नाइज के अंदर लिखी जाएगी। वो स्टेटमेंट्स क्या है मैं लिख देता हूं यहाँ पे आपके। सबसे पहले है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के साथ आपने क्या लिखना है? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के साथ आपने लिखना है नो ट्रीटमेंट। क्या लिखना है? नो ट्रीटमेंट। और नो ट्रीटमेंट की रीजन और जस्टिफिकेशन क्या देनी है? जो मैं यहाँ पे लाइन लिखने लगा हूं ये आपने इन दोनों में भी सेम लिखनी है, रिकॉग्नाइज के अंदर और अनरिकॉग्नाइज के अंदर भी। बात मेरी समझ आ गई है? नो ट्रीटमेंट इसका हम कर रहे हैं क्यों? नो ट्रीटमेंट क्यों? रीजन, जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन ये है बेटा इसकी नो ट्रीटमेंट की, बिकॉज अच्छा एक बात यहां से पहले समझ लीजिए कि गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड हो, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो या अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो, ये तीनों डिफरेंट कैटेगरी के प्रोविडेंट फंड है। गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड का जैसे मैं यहाँ पे आपको गाइड कर रहा हूँ कि ये ऐसा फंड है जो कि बेसिकली प्योरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना रही है। कौन बना रही है? गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, ठीक है जी। तो इसको हमने एक्सप्लेन भी वैसे ही करना है। ये ना हो कि आप लोग ये स्टेटमेंट लिख रहे तो तीनों में यही स्टेटमेंट लिख बैठे और कहें जी कि तीनों में समय प्रोफाइल ऐसे लिखना है। उसके अकॉर्डिंगली इसके वर्ड को चेंज करना है। यानी कि मैं कह रहा हूं कि ये फंड बनाया गया गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो जब आप रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड लिखेंगे तो लिखेंगे वहां पर कि सच काइंड ऑफ फंड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम एफपीआर
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रिकॉग्नाइज है और ये बेनिफिट किसके लिए बनाया जाता है, एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए बनाया जाता है। ठीक है जी, गवर्नमेंट के लिए आपने गवर्नमेंट का वर्ड यूज कर लिया, रिकॉग्नाइज के लिए आपने ये कह रहे कि एफपीआर से रिकॉग्नाइज है, रजिस्टर्ड है। ठीक है जी, अच्छा इसको आगे लिखते हैं, बिकॉज़ इट इज because it is automatically included because it is automatically included in taxable income। ठीक है जी, क्योंकि ये आपकी ऑटोमेटिकली जो है टैक्सेबल इनकम का पार्ट बन चुकी हुई है। यहाँ पे ये लिखते हैं बिकॉज़ इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम। अब ये भी लिख सकते हैं, ऑलरेडी भी लिख सकते हैं, ऑटोमेटिकली भी लिख सकते हैं, दोनों ही बात ठीक है। बिकॉज़ इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम, ये टैक्सेबल इनकम में ऑलरेडी इंक्लूड है। ये कैसे मैंने कह दिया, मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात पहले गौर से सुन लें। देखें, आपका जो एम्प्लॉय होता है ना, वो सैलरी में से निकाल के ही अपना इस फंड के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। आपके एम्प्लॉय ने अगर आपकी 80,000 सैलरी रखी है तो वो आपको 80 पूरी नहीं देगा, 79,000 देगा, 1,000 अपने फंड के अंदर डाल देगा। लेकिन एफबीआर क्या करेगा, कहता है कि आपके लिए अपनी रिटर्न के अंदर 80,000 बेसिक सैलरी पूरी शो करवानी, वहां पे वो 80 पूरी शो करवा रहा है, जबकि आप 1,000 इस फंड के अंदर डाल रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपका एफबीआर जो है वो ऑलरेडी 80,000 के अंदर 1,000 जो टैक्सेबल कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दिया है, छोड़ा ना, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के ऊपर टैक्सेबल हो चुकी है, इसलिए दोबारा डबल टैक्स ना पड़े, इसलिए वो कह रहा है कि नो ट्रीटमेंट। बात समझ आ गई? यही लाइन आपने जो है इन दोनों के साथ लिख दी, नो ट्रीटमेंट बिकॉज़ इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम। ठीक है जी, अब इसके साथ लिखिए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन अकाउंट बैलेंस एंड रिसीट ऑफ प्रोविडेंट फंड, इन सब के साथ प्रोविडेंट जो फंड है ये तकरीबन वही है ना जो रिटायरमेंट मिलती है। ये रिटायरमेंट के ऊपर डिफरेंट बेनिफिट मिलते हैं, जैसे ग्रेच्युटी है, पेंशन है। ठीक है जी, लेकिन ये वाला जो फंड है, हर फंड की अपनी अपनी कैटेगरी है। प्रोविडेंट फंड एक स्पेशल किस्म का फंड होता है, ठीक है, इसलिए इसको हाईलाइट भी हम लोगों ने इसलिए करवाया, इसके ऊपर स्पेशल लेक्चर भी बनाना इसलिए जरूरी समझा, क्योंकि ये बड़ा फंड रहता है और उसमें कैलकुलेशन तो ज्यादा है। पेंशन, ग्रेच्युटी सिंपल सिंपल होते हैं, वो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक लेक्चर पहले बना दिया हुआ है। ठीक है जी, उसको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। प्रोविडेंट फंड मैंने नहीं बनाया था, इसलिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया। ठीक है जी, तो प्रोविडेंट फंड भी है सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है जी, तो अच्छा, अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग बैलेंस और रिसीट ऑफ प्रोविडेंट फंड, इन सब के साथ एक ही कहानी है गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में एग्जाम। गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड जो है उसमें आपके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन अकाउंट बैलेंस और रिसीट ऑफ प्रोविडेंट फंड एग्जाम फ्रॉम टैक्स होता है, यानी कि इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है कोई टैक्स नहीं लगाती। अच्छा, ये क्यों नहीं लगाती? क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड है। ठीक है, तो गवर्नमेंट वाले इदारे खुद ही टैक्स पहले काट लेते हैं। ठीक है, इसलिए दोबारा से इसके ऊपर जो है टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो जस्टिफिकेशन सर ये एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। बात समझाइए, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड हमारा खत्म हो गया है। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, आपने वन बाय वन सबके साथ लिखना है, ऐसे नहीं लिख देना, मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं सेकंड थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड वाला जो है वो कैलकुलेशन वाला है, थर्ड की तरफ चलते हैं। पहले अनरिकग्नाइज्ड जी कर ले जल्दी करते। गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड जो है हमारे पास है, इसका सिस्टम कुछ इसे रहेगा। ठीक है, बाकी मैं आपको गाइड करता हूं कि आपके दो रिमेनिंग पार्ट है, रिकग्नाइज्ड और अनरिकग्नाइज्ड, इनको कैसे लेके चलना है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, हम इसको आगे लेके चलने वाले हैं। ठीक है, रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बारे में। ठीक है, तो इसको यूज करते हैं आगे। ठीक है, अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को किस तरह से डील करना है, मैं थर्ड नंबर टाइप को पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं, सेकंड नंबर को मैं बाद में करता हूं। ठीक है जी, अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या बुला है, इसको समझ लीजिए।
बेटा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड होता है जो कि बेसिकली फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर जो हमारी टैक्सिंग अथॉरिटी है उससे रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली, इसको उसने रिकॉग्निशन वहां से नहीं करवाई, वहां से रजिस्टर्ड नहीं है, वहां से रिकॉग्नाइज नहीं है, इसलिए हम उसको कह रहे हैं कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ऐसा फंड जो कि कंपनी जो है वो एफबीआई से रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ उसको हम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहते हैं। ठीक है जी। इसके भी 4 फेजेस हैं। ठीक है जी। एज यूजुअल पहली वाली बात बिल्कुल यही थी जो लिखी थी, नो ट्रीटमेंट बिकॉज़ इट इज अर्निंग इंक्लूडिंग टैक्सेबल इनकम। आगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के साथ आपने क्या लिखना है वो सुन लीजिएगा बेटा, नो ट्रीटमेंट। क्या लिखना है? नो ट्रीटमेंट। नो ट्रीटमेंट। क्यों नो ट्रीटमेंट? इसका नो ट्रीटमेंट क्यों है मैं बताता हूं, बिकॉज इट विल बी टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ प्रोविडेंट फंड। अभी इसका कोई टैक्स नहीं लग रहा, लेकिन इसको टैक्स लगेगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को जब ये फंड मिलेगा। जब ये फंड मिलेगा तो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन जितनी भी उसने इसके अंदर डाली होगी सारी की सारी टैक्सेबल हो जाएगी, सारी की सारी टैक्सेबल। यानी कि नो ट्रीटमेंट बिकॉज इट विल बी टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ प्रोविडेंट फंड, बिकॉज इट विल बी टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ प्रोविडेंट फंड। यानी जब ये फंड मिलेगा, रिसीट ऑफ प्रोविडेंट फंड जब होगी, जब उसके पास पहुंचेगा एम्प्लॉय के पास, तो एम्प्लॉयर की जितनी कंट्रीब्यूशन होगी वो सारी की सारी टैक्सेबल हो जाएगी। एम्प्लॉय की फिर भी नहीं होगी, क्योंकि एम्प्लॉय की आगे बता चुका हूं। एम्प्लॉयर की कब टैक्सेबल होगी तभी जब ये फंड मिलेगा। ठीक है जी। अनरिकॉग्नाइज्ड बात हो रही है। इंटरेस्ट ऑन इक्विवेलेंट बैलेंस सेम यही लाइन लिखनी है, नो ट्रीटमेंट बिकॉज इट विल बी टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ प्रोविडेंट फंड। देख ले गौर से, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो या इंटरेस्ट हो, इन दोनों के साथ एक ही लाइन लिखी है, नो ट्रीटमेंट बिकॉज जस्टिफिकेशन क्या है, इट विल बी टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ प्रोविडेंट फंड ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है जी। और रिसीट के ऊपर क्या लिखना है, ये वाला जो आखिरी लाइन है इसको देख लीजिए, बिकॉज इट विल बी टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड employers contribution and will be taxable. Employer contribution and interest or in provident fund will be taxable. जब ये रिसीट ऑफ प्रोविडेंट फंड होगा, ठीक है जी, तब हम उसके एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन और जो उसके अंदर इंटरेस्ट है वो सारे के सारे टैक्सेबल कर देंगे। अगेन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फिर भी टैक्सेबल नहीं बना, क्योंकि उसके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन हो चुकी है। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ नो ट्रीटमेंट है, जब बन रहा होगा तब कुछ नहीं कर रही, लेकिन जब ये फंड मिलेगा तब एम्प्लॉयर और उसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो सारी की सारी टैक्सेबल होगी, कोई एग्जम्पशन नहीं है इसके ऊपर। आई बात समझ? तो ये हमारे पास था अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं और चलते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की तरफ कि वो हमें क्या जो है वो कहानी सुना रहा है। ठीक है जी। तो अनरिकॉग्नाइज्ड हो गया, अब है जी हमारे पास रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। उसको हम लोगों ने किस तरह से डील करना है, बड़ा केयरफुली, बड़ा जो है इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। सबसे ज्यादा टेस्टेड एरिया रिकॉग्नाइज का है, इसके अंदर ही कैलकुलेशंस है जो सीखने वाली है। ठीक है, तो बड़ा अच्छे तरीके से इसको सीखिएगा। मैं एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। मैं टाइप वाला ये यहां से अरेंज कर रहा हूं ताकि मैं यहां पे आपको थोड़ी कैलकुलेशन कर दूं। तो देखिए जी इसको किस तरह से लेके आगे चलना है। ठीक है, किस तरह से इसको परफॉर्म करना है। ठीक है, ओके, नोट कर लिया आपने? चलिए इसको मैं अरेंज कर देता हूं यहां से। तो पेजेस यही 4 है, पेजेस यही 4 है। ठीक है जी, लेकिन इन पेजेस को कैसे कंप्लीट करना है इसको समझिएगा। मैं अब इसको थोड़ा सा रेस कर रहा हूं पेज को, क्योंकि मुझे यहां पे कैलकुलेशंस करके दिखानी है आप लोगों को। बेटा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के साथ बिल्कुल यही लाइन लिखनी है जो मैं स्टार्ट से बता रहा हूं कि पहले वाला जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है उसका नो ट्रीटमेंट होता है, बिकॉज़ ये ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी के टैक्सेबल हो चुका होता है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में उसको कैसे डील करना है बड़ा केयरफुली समझिएगा। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का क्या ट्रीटमेंट होगा,
ठीक है जी, उसको किस तरह से लेके चलेंगे। आपके एम्प्लॉयर ने जितनी भी कंट्रीब्यूशन की होगी वो पेपर में गिवन होगी, 1000 किया, 2000, 3000, 50, 60, 70, 80, 90 जितना भी किया होगा दिया हुआ गिवन होगा, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, फर्ज करें कि आपके एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन किया, यहाँ पे इसको कॉन्टेक्स्ट में मिस्टर ए साहब है कोई, ठीक है जी, उनका डेटा ले लेते हैं, मिस्टर ए साहब है कोई, ठीक है जी, और उनके कॉन्टेक्स्ट में कुछ यूं है, आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, वहां पे सारा सेक्शन लिखा हुआ है, मैं आपको रीड करके बताता हूं कि वो क्या लिखा हुआ है। पहले मैं एग्जांपल के जैसे कोड कर दूं, ठीक है, फिर मैं आपको सेक्शन भी रीड करवा दूंगा, ठीक है। तो पहले एग्जांपल ले लेते हैं, प्लीज को सेक्शन को रीड करते हैं। मिस्टर ए साहब है, उनकी बेसिक सैलरी हमारे पास कुछ यूं है, बेसिक सैलरी उनकी हमें जो करवाई हुई है 7 लाख, उनकी एनुअल बेसिक सैलरी 7 लाख है, ठीक है। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन है जो हमें बताई गई है इस सवाल के अंदर, वो फर्ज कर लेते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हमारे पास है वो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दे देते हैं यहाँ पे 80,000 हमारे पास एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आ गई, ठीक है जी। ये मेरे पास अभी तक की जो है वो सिचुएशन है, ठीक है। अब इस सेक्शन को पढ़ते हैं। लॉ क्या कहता है, हमारा इनकम टैक्स का लॉ कहता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो उसको किस तरह से टैक्सेबल करना है। हमारा लॉ कहता है, सेक्शन और रीड करने लगा तो गौर से लीजिएगा, कह रहा है एग्जम्प्ट अप टू यानी कि आप लोगों का एग्जम्पशन मिलेगा, तो एग्जम्पशन मिलेगी कब कहां तक, कौन सी लिमिट है। कह रहा है एक है फिक्स अमाउंट, याद कर लीजिए वो है 1,50,000, 1,50,000। मैं यहां पे लिख के शो भी करवाता हूं, एग्जम्प्ट अप टू दो चीजें, ए ₹1,50,000 और बी 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डेयरनेस अलाउंस। Which ever is lower। दोबारा सुने, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन जितनी भी होगी, ठीक है जी, आपको एग्जम्पशन दी जा रही है, कितनी एग्जम्पशन होगी, उस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में से आपने अपनी एग्जम्पशन माइनस करनी है। कैसे माइनस करनी है, दो अमाउंट से कंपैरिजन करना है, एक 1.5 लाख फिक्स है और दूसरा है 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डेयरनेस अलाउंस, ठीक है जी। आप इन दोनों वैल्यूज को निकालेंगे, ये तो याद किया होगा आपने, और दूसरा आपने बेसिक सैलरी प्लस डेयरनेस अलाउंस, ये वैल्यू इकट्ठी करके इसका 1/10 ले लेना है इन 10%। तो इन दोनों में से जो छोटा होगा उतनी एग्जम्पशन है। तो हम आपको एग्जांपल के जरिए सॉल्व करके दिखाते हैं। फर्ज करें वो एग्जांपल है हमारे पास, मिस्टर ए साहब है और उनकी सैलरी है 7 लाख, ठीक है जी, और एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया 80,000, कितना, तो इसी में पुट करके चेक कर लेते हैं, ये एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है, ठीक है जी, और इस पे फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास 80,000 की कंट्रीब्यूशन आ गई, ठीक है जी, 80,000 कंट्रीब्यूशन आ गई हमारे पास, ये भी कंट्रीब्यूशन है। अब सवाल है क्या 80 का 80 टैक्सेबल हो जाएगा, नहीं, मेरा लॉ कहता है 80 का 80 टैक्सेबल नहीं होगा, इसमें से कुछ एग्जम्पशन माइनस कर लो। कैसे निकालो एग्जम्पशन, उसने कहा एक 1.5 लाख फिक्स है और दूसरा निकाल लो 1/10 अपनी बेसिक सैलरी प्लस डेयरनेस अलाउंस का। अब मेरे पास जो एग्जांपल है वहां पे डेयरनेस अलाउंस नहीं है, ठीक है जी, तो मैं बेसिक सैलरी का ही क्या ले लूंगा 1/10, वही मेरे पास है, डेयरनेस अलाउंस का 0 ही है, ठीक है जी। तो देखते हैं ये कितना बनता है, चेक कीजिएगा। हमारे पास 1/10 हम लेने लगे किसका, 7 लाख का, तो 7 लाख का 1/10 मतलब बच्चों 70,000, कितना बनेगा 70,000। इसकी चीजों बड़ा गौर से देखिएगा जो मैं समझाने लगा हूं। एक वैल्यू आ गई 1.5 लाख, एक गया 70,000, इन दोनों करना कंपेयर, कौन छोटा है इसमें से, ये 70,000। तो मैंने लिखा हुआ है एग्जम्प्ट अप टू व्हिच एवर इज लोअर, यानी इन दोनों में से जो छोटा है उतनी एग्जम्पशन मिलेगी। मैं बार-बार बच्चों को ये बता चुका हूं, टैक्स के अंदर बच्चों जब भी एफपीआर ने एग्जम्पशन देनी होती है ना, तो यूजुअली आमतौर पर वो लोअर ऑफ लेता है, लेकिन जब उसने टैक्स लगाना होता है ना, तो कंपैरिजन के बदले वो हायर ऑफ लेता है। हाँ, एक केस है पेंशन वाला, जिसमें मैंने कहा था उसने एग्जम्पशन दी पेंशन को, 2 पेंशन रिसीव की थी, तो उसने कहा हायर ऑफ छोड़ दो, एग्जम्प्ट कर दो और लोअर ऑफ पर टैक्स लगा दो, वो एक फंड में एक केस था। अदरवाइज नॉर्मल सिस्टम में वो ऐसे ही करता है, ठीक है। तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, 70,000। तो एग्जम्पशन है 70,000 की, कहां तक की,
तो इसका मतलब है 70,000 मेरे पास जो है वो एग्जम्पशन है, तो 70,000 आपके 80,000 में से क्या देगा, माइनस हो जाएगा। तो बाकी जो आपका 10,000 है बच्चों, ये आपका सैलरी का पार्ट बन जाएगा। किसका पार्ट बन जाएगा, सैलरी का पार्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो मौजूद साहब की जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ये टॉपिक डिस्कस किया गया है, इसी तरह से टेस्ट किया गया है, ठीक है। वहां से अगर आप देखेंगे तो आपकी और जो है क्लैरिटी आपको हो जाएगी। मैंने इसको इसलिए हाईलाइट करवाया कि बच्चों का जो क्वेश्चन नंबर 10 है या बहुत से बच्चों का आगे जाके भी क्वेश्चन की तरह आता है प्रोविडेंट फंड, तो सही स्टार्ट उसका जो है वो 10 से ही होता है बेसिकली इस टॉपिक का। सर ये जो बेसिक स्ट्रेटजी है, ये मतलब ये जो हमने अभी इस पे लगाया ये फॉर्मूला, ये कब लगेगा, जब इनकम 7 लाख तक जाएगी या इससे कम होगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जितनी भी इनकम आपकी हो, 6 लाख हो, 7 लाख हो, 8 लाख हो, 9 लाख हो, 10 लाख हो, 11, 20, 21, 23, 24, जितने मर्जी हो, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन जब आएगी तब आपने ये दो अमाउंट निकालने हैं। एक 1.5 लाख फीस याद कर लें और दूसरा है 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डेट डिस्काउंट। बेसिक सैलरी जितनी भी होगी जो सवाल में गिवन होगी उसका 1/10 दे दें। फिर कर लें कंपैरिजन कर लें, जो अमाउंट आएगी उसमें से माइनस कर लें। हाँ अगर फर्ज करें यहाँ पे आपकी बेसिक सैलरी जो है वो होती 9 लाख, कितनी होती 9 लाख, तो 9 लाख का 10% होता है 90,000, कितना 90,000। तो आपकी जो है इसका कंपेयर जब करते हैं 90 तो 1.5 लाख से तो 90 छोटा होगा, तो 90 तो यहाँ पे आएगा, तो 80 में से 90 को माइनस करें तो वो तो नेगेटिव होएगा, तो इसका मतलब है फिर आपको कुछ भी टैक्सेबल नहीं होना था, ठीक है। एग्जम्पशन इतनी हैवी थी कि उसने सारा का सारा उसको ऑब्जॉर्व कर लिया अपने अंदर, ठीक है, समझ आ गई इस चीज का। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नाउ डन। आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे फेज की तरफ, दैट वन इज इंटरेस्ट, दैट इज मच मोर देन इंपॉर्टेंट एज ऑफ दिस, ठीक है जी। तो आगे जो आने वाला इंटरेस्ट क्रेडिट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो आप चलते हैं जी आगे इंटरेस्ट क्रेडिट के ऊपर, तो मैं इसको लिस्ट करके आगे चलता हूं, ठीक है। ये बुक मेरे नोट्स पे ये सारे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। इसकी सारी जो है लॉज की इंप्लीमेंटेशन है, इसकी प्रोविजंस है वहां पे लिखी हुई, ठीक है जी। तो अब देखते हैं इसको किस तरह आगे लेके चलते हैं। आगे मेरे पास है जी इंटरेस्ट के साथ मैं इसको डील करने वाला हूं, ठीक है। ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन थी, अब यहां पे मैं एक एडिशन करने वाला हूं इंटरेस्ट, कि आपकी कंपनी ने इस फंड के अंदर इंटरेस्ट कितना डाला है। इंटरेस्ट ऑन पीएफ लिख दो साथ, ऑन प्रोविडेंट फंड, और साथ में लिख भी देता हूं एट द रेट ऑफ कंपनी चार्ज कर दी है 18%। कितनी अमाउंट है यहां पे लिखते हैं जी हमारे पास 50,000 लिखते हैं, ये 50,000 है एट द रेट ऑफ 18% के हिसाब से कंपनी ने 50,000 के हिसाब से जो है कंपनी ने इस फंड के अंदर इंटरेस्ट डाला हुआ है, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या 50 का 50 टैक्सेबल हो जाएगा? नहीं, इसको भी एग्जम्पशन मिलेगी, ठीक है जी। चेक करते हैं इंटरेस्ट जो है कंट्रीब्यूशन के साथ हम किस तरह से कर लेंगे। इंटरेस्ट कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड, ठीक है जी। फर्ज करें कि आपके पास जो यहां पर सवाल के अंदर आई है वो है 50,000, ठीक है जी, एट द रेट ऑफ 18% है, ठीक है जी। कंपनी ने 18% के हिसाब से ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू 18% है। कितने परसेंट है? 18% किसी बैलेंस का, क्योंकि आपको पता है कि एक्यूमुलेट बैलेंस की कंपनी कंट्रीब्यूशन डालती है एक खास परसेंटेज लेके, तो ये 18% है, आपके पास 50 है। अब सवाल है कि 50 का 50 टैक्सेबल कर दे? नहीं, इसके ऊपर भी सेम एग्जम्पशन है, कैसे निकालिए चेक कीजिएगा। एग्जम्प्ट अप टू, फिर वही थी ए और बी विच एवर इज लोअर, ठीक हो गया। यानी ये दो अमाउंट में जो लोअर होगा वो हमारा क्या देगा एग्जाम। पहली अमाउंट सुन लीजिए गौर से, पहली अमाउंट आपके पास में जो लिखने जा रहा हूं वो है आपका बेटा 1/3 किसका? बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस लॉस, ये याद करना है 1/3, ठीक है। अब ये 1/3 कैसे लेना है वो देखिए, आपका 7 लाख है उसका 1/3 ले लें, जल्दी करें शाबाश। सात लाख का 1/3 कितना बनता है? ये बनता है 255 क्या 2 नहीं गलत बोल रहे हैं। 7 लाख का 1/3 लेना कितना रख पड़े 2 बोले 333 2333 5 times 3 2,33,333। तो ये मेरे पास नोट आ रही है जी इस वक्त, जो कि 7 लाख की 1/3 ली गई है,
ठीक है जी। आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो है इसका दूसरी अमाउंट कौन सी जो बी केस में आने वाली है, दैट वन इज मच इंपॉर्टेंट। और समझिएगा कैसे निकालना है, ये रेट याद रखना आप लोगों ने। दैट वन इज 16% ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस। किसका बैलेंस था? एक्यूमुलेटेड बैलेंस। एक्यूमुलेटेड बैलेंस। अब सवाल ये है कि एक्यूमुलेटेड बैलेंस इस बात में दिया नहीं हुआ, Yes. वो कैसे निकालें? मैं आपको बड़ा सिंपल सा यहाँ पे ट्रिक बताने देगा एक्यूमुलेटेड बैलेंस निकालने का। ये देखिए 50,000 दिया हुआ है और ये कितने परसेंट है? 18%। 18%। बच्चों 50,000 18% के हिसाब से है, ये 18% है, ये किसी वैल्यू का 18% है। मैंने वापस उस वैल्यू पे पहुंचना है, तो इस वैल्यू की परसेंटेज कितनी है? 18। अब मैं अगर इस वैल्यू को 18 पे डिवाइड कर दूं और 100 से कर दूं मल्टीप्लाई, तो मैं वहां पहुंच जाऊं ओरिजिनल पे। तो देखिए जी, मैं आपको करके दिखाता हूं इसको कैसे करना है, इसकी कैलकुलेशन को और से समझिएगा। 50,000 बच्चों आपके पास जो है वो वैल्यू है, ठीक है जी। मैं डिवाइड को 18 पे कर रहा हूं, ठीक है। डिवाइड 18 पे करने के बाद मैं इसको फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूं किसके साथ? 100 के साथ। ये देखिए ये 100% आ गया। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, कितने परसेंट लेना है? 16%। फिर आप डायरेक्ट इसके साथ इसी वैल्यू को जो आपके पास बैलेंस आ गया इसको ले लिया उसका 16%, ठीक है जी। तो आपके पास इसका जो है जो 16% निकलेगा एक्यूमुलेटेड बैलेंस का। ये बेसिकली ये एक्यूमुलेटेड बैलेंस बन गया। क्या बन गया जी? एक्यूमुलेटेड बैलेंस। उसका ले लिया आपने 16%। चलिए कैलकुलेट करेंगे बस जल्दी से, वेरी वेरी फास्ट। 50 डिवाइड बाय 18 into 100, जो वैल्यू आएगी उसका 16% जब वैल्यू है इसका 16% जी। फोर लाख 44,044। नहीं कर लिया आपने, दोबारा नहीं। 50,000 को डिवाइड करें 18 पे, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, 5 दफा 4 ठीक है जो भी है। इसको इस पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने जी। तो हमारे पास अमाउंट कितनी बन रही है जी? हमारे पास अमाउंट बन रही है 44,444, ठीक है जी। इस वैल्यू को हम जो है हमने कंपेयर करना है किसके साथ? हमारी इस वैल्यू के साथ। तो इन दोनों में से जो लोअर ऑफ है विच एवर इज लोअर, ठीक है जी, क्योंकि ये हमने कंपेयर करना है तो इनमें से ये लोअर है हमारे पास ये वाली, ठीक है जी। तो ये पिक करेंगे 44,444, इसमें से माइनस कर दिया जाएगा और फिर बाकी जो वैल्यू है बचेगी 5,555। ये हमारा सैलरी का पार्ट बनेगी, टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है जी। इसका मतलब है जी हमारे पास एम्प्लॉय जो इंडस्ट्रेटेड है उसमें से हम इसको कंपेयर करेंगे, जो शॉर्टर होगी वो यहां से माइनस कर देंगे। तो लास्ट स्टेप जो हमारे पास है रिसीट ऑफ प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की, वो फुली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएगा। दोबारा सुन लें, ये तीसरा पार्ट था हमारे पास, ठीक है जी। इसका तीसरा फेज था, सॉरी ये वाला तीसरा फेज था। जो चौथा फेज है जो रिसीट ऑफ प्रोविडेंट फंड है वो फुली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, वो मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। वो फुली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि साथ में टैक्स लगा तो दी है। रेगुलर प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और जो है इंटरेस्ट क्रेडिट है वो साथ साथ टैक्स हो चुका है, तो इसलिए दोबारा टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला फंड है जिसमें क्या है कि हमारे पास लास्ट जब ये फंड मिलता है ये फुली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाता है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। फर्दर अगर कोई प्रॉब्लम समझ ना आई हो, कोई किसी पार्ट में मसला हो, ठीक है जी, आप मुझसे जो है व्हाट्सएप पे या कमेंट करके इसी वीडियो के ऊपर पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह जी, फी मामला, अल्लाह हाफिज।